वैसे बेनामी संपत्ति से जुड़े कोई भी उलझने हैं उसे हम सुलझा रहे हैं। आखिरकार बेनामी संपत्ति है क्या, ये आपको बताते हैं और इसका देश की अर्थव्यवस्था और आम कंज्यूमर पर क्या इंपैक्ट होता है, देखिए इस रिपोर्ट में। बेनामी प्रॉपर्टी के नए कानून बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 में बेनामी प्रॉपर्टी और उससे जुड़े ट्रांजैक्शन के दायरे को बढ़ाते हुए कई नई चीजें शामिल की गई हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी के नाम पर है और उसने इसे किसी दूसरे व्यक्ति को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाने के लिए होल्ड किया है, ये भी बेनामी प्रॉपर्टी के दायरे में आएगी। ऐसी प्रॉपर्टी जिसका मालिक कोई और है पर असलियत में उसका कोई मालिक है ही नहीं या फिर ऐसा जानबूझकर किया गया है, वो भी बेनामी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। काल्पनिक नाम से ली गई प्रॉपर्टी भी बेनामी के दायरे में आएगी। किसी प्रॉपर्टी के मालिक का पता नहीं चल पा रहा हो तो वो भी बेनामी के दायरे में आएगी। सवाल उठता है कि अगर सरकार बेनामी प्रॉपर्टी के बड़े नेटवर्क में सेंधमारी करती है तो उससे देश की अर्थव्यवस्था और आम कंज्यूमर पर क्या इंपैक्ट होगा। जानकार मान रहे हैं कि रियल एस्टेट में घरों के दाम बेतहाशा बढ़ाने में ऐसे ही लोगों का हाथ है। टैक्स एक्सपर्ट लोगों को यह सुझाव दे रहे हैं कि रूरल इंडिया में काफी जमीन आपसी सहमति से एक दूसरे के नाम पर होती है। ऐसी जमीन पूर्वजों के समय से ही एक दूसरे के नाम पर चली आ रही होती है। ऐसे में लोगों को अपने कागजात सही कर अपने पास रख लेने चाहिए। जाहिर है ब्लैक मनी के मायाजाल पर बड़ा प्रहार कर सरकार ने साफ कर दिया है कि बेनामी प्रॉपर्टी अगली कड़ी हो सकती है। ऐसे प्रयासों से आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था पर कितना असर होगा, ये वक्त बताएगा। चलिए इसके दूसरे पहलू पर बात करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन पर फोकस कर रही है। तो इनफैक्ट प्रदीप मिश्रा जी, अगर बहुत ज़्यादा ई प्रॉपर्टी पासबुक की बात चल रही थी, अगर इसको प्रॉपर्ली अगर डिजिटाइज किया जाए, डिजिटल इसे बनाया जाए तो बेनामी ट्रांजैक्शन होने में भी ज़्यादा लगाम लग पाएगी। देखिए, गवर्नमेंट बड़ी प्लानिंग से काम कर रही है। सबसे पहले तो आधार कार्ड मैंडेटरी किया और आधार कार्ड के बाद आपने जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं उसको भी उससे लिंक किया। फिर गवर्नमेंट ने अबव 50 लाख की प्रॉपर्टी, वैसे तो हर प्रॉपर्टी पैन कार्ड मेंशन होता है, लेकिन अबव 50 लाख की प्रॉपर्टी पे टीडीएस डिडक्शन किया कि वो डिक्लेयर हो पाए कि एग्जैक्ट कितने की प्रॉपर्टी आपने कहाँ खरीदी हुई है। उसके बाद गवर्नमेंट ने नेक्स्ट स्टेप जो उठाया, अब वो आपकी प्रॉपर्टी को ट्रेस करने के लिए आपके बिजली के बिल के साथ केवाईसी फॉर्म भेज के उसे कनेक्ट किया। मतलब आपको केवाईसी के अंदर गवर्नमेंट को ये पता लग जाएगा कि आपके आधार के साथ लिंक करके आपके पास कितनी प्रॉपर्टी और कहां कहां है। अगर आपने नहीं बताई तो गवर्नमेंट उसे ट्रेस कर सकती है। अगर उसके बावजूद भी नहीं पता लग पाया तो वाटर बिल के भी नेक्स्ट स्टेप हो सकता है, वहां से भी आपकी प्रॉपर्टी ट्रेस हो सकती है, जिससे गवर्नमेंट के पास सारा रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी कहां है। बाकी ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा हो जाती है। आलोक, अब क्योंकि इसको बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट अगर करने की बात हो, ई पासबुक जैसा कि प्रदीप जी भी बता रहे हैं, अब तैयारी किस मोर्चे पर की जा रही है सरकार की तरफ से? तैयारी कैसी है? देखिए, सरकार की तरफ से जो तैयारियां हैं, एक तरह से कहें तो बिल्कुल स्टैंड बाय मोड में है। तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जो इंस्टीट्यूशन सेटअप का अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है और जैसे ही ये सेटअप हो जाएगा वैसे तमाम जांच एजेंसियां जिनके पास इन्फॉर्मेशन तमाम पड़ी हुई हैं, पिछले दिनों तमाम जो नोटबंदी हुई है उसके दौरान भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें पकड़ी गई हैं ट्रांजेक्शन्स के दौरान, जिससे ये पता चला है कि बहुत सारे जो बेनामी प्रॉपर्टी है किसके किसके नाम पर पड़ी हुई हैं। तो उस सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम जैसे ही अनाउंसमेंट होगा वैसे ही शुरू कर दिया जाएगा। उसके खिलाफ नोटिस भेजने शुरू कर दिए जाएंगे और तमाम जितने भी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो मिलकर काम करेंगी इस पूरे मामले में। जिस तरह से नोटबंदी के दौरान हुआ कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, डीआरआई, तमाम एजेंसियां, ईडी, ये तमाम एजेंसियां जिस तरह से काम कर रही थी, इस मामले में भी अगर कहीं कोई फॉरेन का लिंक मिलता है या फिर कोई क्राइम एंगल मिलता है, तमाम चीज़ों को जांच के लिए पूरा एक कैपेबल मैकेनिज्म यहाँ पर तैयार किया गया है और उसको इम्प्लीमेंट करने की बस देर है। जैसे सरकार उसको अनाउंसमेंट करेगी, उसको इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा, लोगों को धड़ाधड़ नोटिस मिलने शुरू हो जाएंगे और उनका जवाब तमाम लोगों को देना पड़ेगा। उसके बाद कार्रवाई। इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी तो पूरी तरीके से चालू है, लेकिन और क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए जिससे कि बेनामी ट्रांजैक्शन हो ही ना? इस पर विनोद जी क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि कानून एकदम सिंपल होना चाहिए और आदमी की पेमेंट की कैपेसिटी को लिंक करके होना चाहिए।
आज मान लो एक आदमी के पास प्रॉपर्टी है, पर वो प्रॉपर्टी पे लोन है, आज उस पर काफ़ी लाइबिलिटीज़ है, तो वो सबको भी वो आदमी कैपेबल होना चाहिए बेयर करने के लिए। आज कानून पेपर पे बनाना और उसका इम्प्लीमेंट करवाना, ये दो के बीच में बहुत बड़ा फ़र्क है। सो मेरी राय तो यही है कि गवर्नमेंट को पब्लिक की डिफिकल्टी देखनी नहीं, वो कंसिडर करके और बाद में ही कोई चीज़ पे स्टेप्स पे जाने चाहिए। और इसके लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि जो आदमी ने गलती की है उस पर आज नहीं तो कल आप पकड़ सकते हो, पर उससे अच्छा तो प्रायश्चित करने का उसको मौका देना चाहिए। ये चीज में तो प्रायश्चित करने का मौका विनोद जी बार-बार कह रहे हैं, थोड़ा समय जरूर दिया जाना चाहिए। आखिरी सवाल प्रदीप जी आपसे, समय कम है, एक जानना चाहेंगे पॉइंट आपसे, क्या पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू जो प्रॉपर्टी ली गई है वो क्या बेनामी प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी सेलर या बायर के लिए? देखिए बेसिकली बेनामी ट्रांजैक्शन हाई टैक्स स्ट्रक्चर और करप्शन का पैसा इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। इसमें पावर ऑफ अटर्नी से बहुत ज़्यादा कोरिलेशन नहीं होता। अगर आपके पास एग्रीमेंट टू सेल है, पेमेंट रेसिप्ट है और प्रॉपर्टी का पोजीशन आपके पास है, आपने डिक्लेयर्ड सोर्सेज से प्रॉपर्टी बाय की है या सेल की है, तो वो प्रॉपर्टी आपकी बेनामी प्रॉपर्टी के दायरे में नहीं आएगी। आपको उस पर कैपिटल गेन देना भी पड़ सकता है और आपने जो प्रॉपर्टी खरीदने में पैसा लगाया उस पर इनकम टैक्स भी आपने दिया होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनोद संपत जी, प्रदीप मिश्रा हमारे सहयोगी, आलोक प्रियदर्शी का हमारे इस पूरी खास पेशकश में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना।